जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस क्लास में हम यानी कि ज्योग्राफी की क्लास है ये, जिसमें हम भारतीय नदियों का अपवाह तंत्र कर रहे हैं। दोस्तों, हम इस क्लास में ये 3 क्लास कर चुके हैं, जिसमें से हम 63वां क्वेश्चन आज करने वाले हैं। यानी कि 62 क्वेश्चन को हम पीछे वाली क्लासों में देख चुके हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर है 63वां क्वेश्चन है, जिसे हम आगे की ओर कंप्लीट करेंगे। और ये हमारा चैप्टर है भारतीय अपवाह तंत्र। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है झीलों के संबंध में। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि 2 कथन दे रखे हैं। कथन है पहला, विसर्प नदी तटीय क्षेत्रों में कटकर गोकुर झील यानी कि ऑक्सबो लेक का निर्माण करती हैं। जो विसर्प नदी हैं वो तटीय क्षेत्रों में कटकर गोकुर झील का निर्माण करती हैं, यानी कि ऑक्सबो लेक। तो ये कथन क्या है? गलत होगा। क्यों गलत है? ये तटीय क्षेत्रों में नहीं, ये बाढ़ वाले क्षेत्रों में। किसमें? बाढ़ वाले क्षेत्रों में गोकुर झील का निर्माण करती हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही याद करना, विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में गोकुर झील यानी कि ऑक्सबो लेक का निर्माण करती हैं। पहला कथन क्या है हमारा? गलत है। दूसरा है स्पिट तथा बाररोधका तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करते हैं। तो ये कथन क्या है? बिल्कुल सही है। ये कथन हमारा सही है, ऐसे ही से देख लेना। स्पिट तथा बाररोधका तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करते हैं। तो ये कथन क्या है? बिल्कुल सही है। प्रश्न में पूछा है हमसे उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन असत्य हैं? असत्य कथन पूछा हुआ है, गलत कथन। गलत कथन कौन सा है? केवल एक गलत है। तो आंसर क्या होगा? केवल एक। ऑप्शन ए राइट है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, विसर्प नदी बाढ़ वाले मैदानी क्षेत्रों में कटकर गोकुर झील का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए क्या है? गलत है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा 64 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लैगून झील है? लैगून झील कौन सी है जो समुद्र के तट पर बनती है, यानी कि जो पत्थर कंकड़ से उनके समुद्र से अलग हो जाती हैं, वो लैगून झील होती हैं। तो चिल्का झील ये ओडिशा के तट पर है, तो इसलिए ये लैगून झील है। कोलेरू झील ये भी क्या है? एक लैगून झील है। और है पुलिकट झील। पुलिकट झील भी क्या है? जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पर है, ये भी हमारी क्या है? लैगून झील है। पेरियार नदी ये पेरियार झील पेरियार नदी पर निर्मित है, ये लैगून झील नहीं है। तो कौन कौन सी है? 1, 2, 3। 1, 2, 3 कौन सा ऑप्शन दे रखा है? ऑप्शन बी में दे रखा है। ऑप्शन बी राइट होगा। याद रखना, लैगून झील, चिल्का झील है, पुलिकट झील है, कोनेरू झील है। ये तीनों, कोलेरू झील, ये तीनों क्या है? लैगून झील है। और ये पेरियार झील पेरियार नदी पर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं पहले। व्याख्या है, स्फिट तथा बाररोधका के द्वारा तटीय क्षेत्रों में निर्मित छिछली खारे पानी की झीलें लैगून कहलाती हैं। इसके उदाहरण है चिल्का झील, पुलिकट झील, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश तथा अष्टमुडी झील केरल। ये सब क्या है? ये इसके उदाहरण है। अगला प्रश्न है, पेरियार झील एक कृत्रिम झील है, लैगून नहीं। पेरियार झील पेरियार नदी से जल प्राप्त करती है। तो ये पेरियार झील पेरियार नदी पर है और कृत्रिम झील है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से मीठे पानी की झीलें हैं। कौन कौन सी मीठे पानी की झीलें? तो मीठे पानी की झील, डल झील जम्मू कश्मीर, ये मीठे पानी की है। बुलर झील ये भी मीठे पानी की झील है। लोकटक झील मणिपुर ये भी मीठे पानी की झील है। भीमताल और बाड़ा पानी ये सब क्या है? मीठे पानी की झील है, यानी कि सभी मीठे पानी की झील है। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा हमारा? उपयुक्त में से सभी ऑप्शन राइट होगा। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। व्याख्या देखिए कि भारत में मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में स्थित हैं। यह मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी है। इसके विपरीत जम्मू तथा कश्मीर की बुलर झील भूगर्भिक क्रियाओं से बनी है। बुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकटल तथा बाड़ा पानी कुछ महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि कथन दे रखे हैं। पहला कथन है, झीलें नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती हैं। झीलें क्या होती हैं? नदी के बहाव को बनाने में सुचारू रूप से सहायक होती हैं। तो ये भी बिल्कुल कथन सही है हमारा। अगला कथन है, झीलें बाढ़ को रोकती हैं। ये भी कथन सही है। जब जब पानी ज़्यादा आता है तो पानी झीलों में भर जाता है, जिससे बाढ़ कम हो जाती है। अगला है कथन, झीलें अपने आसपास की जलवायु को सामान्य बनाती हैं। ये भी कथन सही है। अगला कथन है, झीलें जलीय पारितंत्र की संतुति रखती हैं। तो ये भी कथन सही है। झीलें जो है जलीय पारितंत्र की संतुलित बनाए रखती हैं। इसमें चारों कथन सही हैं। तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी राइट होगा, उपयुक्त सभी।
दोस्तों इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या दे रखा है? व्याख्या, झीलों के संदर्भ में उपयुक्त दिए गए सभी कथन क्या है? सत्य हैं। झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक हैं। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती है तथा सूखे के मौसम में पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायक रहती है। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जा सकता है। ये आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती हैं और जलीय पारितंत्र को संतुलित रखती हैं। झीलों की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटन को बढ़ाती है तथा इसमें हमें मनोरंजन प्रदान भी करती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कथन से ही संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, माहे नदी बेनाड पहाड़ियों के पश्चिमी ढलान पर वनों से निकलती है। सही बात है, एकदम कथन सही है। माहे नदी बेनाड पहाड़ियों के पश्चिमी ढलान से निकलती है। दूसरा है, मंजरा नदी गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी है। तो ये भी कथन सही है। मंजरा है और इसकी प्राणहिता है, प्रवरा है, बैनगंगा, पैनगंगा, ये सब गोदावरी नदी की सहायक नदी है। बिल्कुल याद रखना है, मंजरा भी सहायक नदी है गोदावरी नदी की। प्रश्न में पूछा है उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? तो दोनों सत्य हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी राइट होगा। एक और दो दोनों। व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। व्याख्या है, माहे नदी पश्चिमी घाट की बेनाड पहाड़ियों से निकलकर केरल और पुदुचेरी के माहे के तटीय क्षेत्रों में होते हुए अरब सागर में गिरती है। गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियाँ प्रवरा, प्राणहिता, इंद्रावती, मंजरा, पूर्णा आदि हैं। एक बार और देख लेते हैं गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? प्रवरा, प्राणहिता, इंद्रावती, मंजरा, पूर्णा, वर्धा, बैनगंगा और पैनगंगा, ये सब किसकी नदियाँ हैं? ये सब गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कथन अपने कारणों से के साथ सुमेलित हैं। कौन कौन से कथन अपने कारणों के साथ सही सुमेलित हैं? तो चलिए इस कथन और कारण संग पढ़ते हुए चलते हैं, उनको देखते हैं किस प्रकार कैसे सत्य हैं। पहला कथन हमारा, टपक सिंचाई शुष्क क्षेत्रों के लिए लाभदायक है। तो आपको बिल्कुल पता है कि जो टपक टपक बूंद बूंद जो सिंचाई है वो शुष्क क्षेत्रों में की जाती है और वो पेड़ों की जड़ में ही बूंद बूंद सिंचाई की जाती है। यह सिंचाई, इसका कारण है यह सिंचाई एक कुशल रूप है और टपकन की मदद से पानी को सीधे जड़ों में ले जाकर पानी की बर्बादी को रोकता है। तो एकदम सही हो जाएगा। मैंने आपको बताया ये सीधे जड़ में पानी डालता है और शुष्क क्षेत्रों में। अगला कथन है इसमें, अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। यानी कि जो अधिकांशतः प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। तो एकदम सही बात है। ज़्यादातर नदियाँ क्या हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। तो इसके कारण देख लेते हैं कि बंगाल की खाड़ी में दक्कन के पठार का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो ये भी कारण क्या है? बिल्कुल सही है। याद करना, बंगाल की खाड़ी में जो दक्कन के पठार का ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है, तो इसलिए ये नदियाँ बहती हैं। ये भी कथन सही है। अगला कथन देख लेते हैं। अगला कथन है 3 नंबर, कि हिमालय की नदियाँ 12मासी नदियाँ हैं। जो हिमालय की नदियाँ 12मासी हैं, तो आपको पता है कि हिमालय की नदियाँ मानसून से जल प्राप्त करती हैं, मानसून से जल प्राप्त करती हैं और हिमालय के हिमनद से जल प्राप्त करती हैं। तो इसका कारण है ऊंचाई पर बर्फ के पिघलने से इनका जन्म होता है। तो ये भी बिल्कुल कथन सही है। वर्षा से भी जल प्राप्त करती हैं और ये बर्फ के पिघलने से भी। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की जलवायु और मौसम में बहुत अंतर पाया जाता है। तो ये तो सभी को पता है, जलवायु में अंतर पाया जाता है। जैसे हमारे दक्षिण भारत में और उत्तर भारत की जलवायु अंतर है थोड़ा। इसका कारण विभिन्न स्थानों पर वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा भिन्न भिन्न, यानी कि जलवाष्प की मात्रा भिन्न भिन्न है। तो ये भी कारण क्या है? बिल्कुल सत्य है दोस्तों, ये भी कारण सत्य है। ये चारों कारण सत्य है। इनको आराम से देखकर अपने मन में इन्हें बिठा लेना, ऐसे ऐसे ये कारण है। और इसमें तो आंसर जब चारों सत्य है तो कौन सा आंसर सही होगा? उपयुक्त डी आंसर सही होगा। इसमें विकल्प में डी ऑप्शन सही दे रखा है व्याख्या में इसकी। अगला कथन हमारा सही मिलान से संबंधित है। सही मिलान से संबंधित है यानी कि ये नदी दे रखी है और ये मूल स्थान और सहायक नदी दे रखी है। दोस्तों इन्हें आप एक बार इसे अपनी नज़र डाल लीजिएगा और देखिए कौन कौन से आंसर आपकी नज़र में बैठ रहे हैं। चलिए हम इसको देखना शुरू करते हैं। हमारा पहले ये ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी का उद्गम आप सभी को पता है, ये सतपुड़ा से होता है। इसका ताप्ती नदी का उद्गम सतपुड़ा से होता है। इसकी सहायक नदी कौन सी है? इसकी सहायक नदी है पूर्णा पंजारा। पूर्णा पंजारा ताप्ती नदी की सहायक नदी है। याद रखना, याद रहेगा।
ताप्ती नदी की सहायक नदी है। स्रोत इसका सतपुड़ा है। स्रोत यानी कि ये निकलती है सतपुड़ा से। सहायक नदी पूर्णा, बंजारा, याद रहेगा। अगली नदी है हमारी नर्मदा। नर्मदा नदी आप सभी को पता है ये निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ दे रखी है हमारी, दे रखी है ऑप्शन 4 में दे रखी है। तो अमरकंटक की पहाड़ी और मैकाल पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी मैकाल पहाड़ी पर है। और इसकी सहायक नदी है तवा, शक्कर, दूध, ये आदि इसकी सहायक नदी है। तवा, शक्कर, दूध आदि इसकी सहायक नदी है। तो इसमें ये हो जाएगा। अगली है गोदावरी। गोदावरी ये निकलती है नासिक से त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से। कहाँ से निकलती है? नासिक त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी। आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो नोट कर लीजिएगा। जो गोदावरी नदी का उद्गम त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी नासिक के निकट पश्चिमी घाट से होता है। इसकी सहायक नदी क्या है? वैनगंगा, पैनगंगा, इंद्रावती, अभी आपको बताया मंजरा, पूर्णा, और पूर्णा है, इंद्रावती है, प्राणहिता है, प्रवरा है, ये इसकी सहायक नदी है। एक बार फिर पढ़ देता हूँ। जैसे वैनगंगा, पैनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, प्रवरा, मंजरा, ये सभी इसकी क्या है? सहायक नदी है, याद रहेगा। अगली नदी हमारी कृष्णा। कृष्णा नदी की सहायक, तो एक ही ऑप्शन बचा है, तो ये हो जाएगा। स्रोत है इसका महाबलेश्वर। कृष्णा नदी का स्रोत महाबलेश्वर। सहायक नदी क्या है? कोयना है, भीमा है, तुंगभद्रा है। सहायक नदी कोयना, भीमा, तुंगभद्रा। कोयना, भीमा, तुंगभद्रा। और लिख लीजिए, एक लिख लीजिए मूसी। मूसी भी इसकी सहायक नदी है। और ये भी आप कर लीजिएगा, मूसी नदी के किनारे हैदराबाद बसा हुआ है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें हम पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमारा इसमें बी सही होगा। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 70 नंबर का हमारा प्रश्न है ये भी प्रश्न में क्या देखा है? हिमालय नदियाँ और प्रायद्वीप नदियों के बीच कौन सा अंतर है? जो हिमालय की नदियाँ हैं और जो प्रायद्वीपीय नदियों के बीच में कौन सा सही अंतर है, उसको देख लेते हैं। तो पहला कथन हमारा, हिमालय नदियाँ 12मासी नदियाँ हैं। सही बात है, हिमालय नदियाँ 12मासी नदियाँ, ये साल भर बहती हैं, क्योंकि हिमानियों से बर्फ पिघलने के कारण वर्ष भर जल प्रवाह होता रहता है। जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा आधारित नदियाँ हैं, अतः मौसमी हैं। तो ये भी कथन आपको बिल्कुल सही होगा। आपको सबसे पहले जब नदियाँ पढ़ाई जाती हैं तो यही बताया जाता है कि हिमालय नदियाँ 12मासी हैं और ये प्रायद्वीपीय नदियाँ ये मौसमी आधारित हैं। ये वर्षा से जल प्राप्त करती हैं। तो इसमें ये वाला कथन तो बिल्कुल सही हो जाएगा। सही अंतर पूछा हुआ है। अगला कथन पढ़ते हैं। अगला कथन है हमारा, हिमालय नदियों से उच्च अपरदन होता है। ये कथन बिल्कुल सही हो गया। हिमालय नदियाँ उच्च अपरदन करके लाके मैदानी क्षेत्रों में मैदान का निर्माण करती हैं और जल का तीव्र प्रवाह होता है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों से काफ़ी कम अपरदन होता है और जल का प्रवाह भी क्षीण होता है। बिल्कुल सही बात है। जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं वो अपरदन कम करती हैं और वो उनके जल का प्रवाह भी धीमा है, लेकिन ये जो हिमालय नदियाँ हैं वो अपरदन ज़्यादा करती हैं। याद रहेगा, ये भी कथन क्या है हमारा? सही है। अगला कथन है, हिमालयी नदियों में अत्यधिक विसर्पण होता है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ सीधी होती हैं। हिमालयी नदियाँ तीव्र बहाव वाली होती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ धीमी बहाव वाली होती हैं। तो यह तो बिल्कुल सही हो जाएगा। हिमालयी नदियाँ तीव्र बहाव की हैं और प्रायद्वीपीय नदियाँ धीमी बहाव की हैं। और इसमें क्या दे रखा है? हिमालयी नदियाँ अत्यधिक विसर्पण है। बिल्कुल सही बात है। विसर्पण का मतलब जो मुड़ कर चलती हैं, यानी कि अपना मार्ग भी बदलती रहती हैं और मुड़ कर चलती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ सीधी चलती हैं। तो एकदम ये भी सही है। तो ये भी अंतर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कथन दे रखा है चौथा हमारा, हिमालयी नदियाँ जल विद्युत के स्रोत हैं, जबकि धीमे बहाव के कारण प्रायद्वीपीय नदियाँ जल विद्युत के स्रोत नहीं है। हमारा ये कथन दोस्तों क्या होगा? गलत होगा। क्यों होगा? प्रायद्वीपीय भी नदियाँ जल विद्युत का स्रोत हैं। क्या है? ये भी नदियाँ जल विद्युत का स्रोत है, इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दोस्तों ऊपर के 3 कथन हमारे सही हैं। 1 और 2 3 1 और 2 3 कथन सही हैं, तो ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। 1 और 2 3 सही हैं। दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में दे रखा है कि प्रायद्वीपीय नदियों से भी जल विद्युत प्राप्त की जाती है। पश्चिमी घाट से अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों का बहाव धीमा नहीं है, यानी कि पश्चिमी घाट से जो अरब सागर की ओर बहती हैं उन नदियों का बहाव धीमा नहीं है और इनसे जल विद्युत प्राप्त किया जाता है। याद रहेगा। अगला प्रश्न है हमारा
ये नदी हैं और ये सहायक नदियाँ हैं, और इसमें से सुमेलित पूछा हुआ है। इनमें से कौन कौन से सुमेलित हैं? चलिए, पहली नदी है यमुना। यमुना की सहायक नदी कौन सी है? चंबल, सिंध, केन, बेतवा, टोंस। याद रहेगा, चंबल, सिंध, केन, बेतवा, टोंस, ये यमुना नदी की सहायक नदी हैं, बिल्कुल याद रहेगा। अगला है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी मानस, सुवर्णश्री, तीस्ता, संकोश, रैदास। मानस, सुवर्णश्री, तीस्ता, संकोश, रैदाक, ये सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं। क्या है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। अगला है रावी। दिहांग, लोहित, धनश्री, लोहित, कलांग, कपिली। दिहांग, लोहित, श्री, धनश्री, लोहित और ये कलांग, कपिली, ये किसकी सहायक नदी है? ये सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ये सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं, याद रहेगा। ये सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं। दिहांग, लोहित, धनश्री, लोहित, कलांग, कपिली, ये रावी नदी की सहायक नदी नहीं है। अगला है नर्मदा। नर्मदा की भीमा, तुंगभद्रा। भीमा, तुंगभद्रा, ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। किसकी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है, याद रहेगा। ये भी कृष्णा नदी की सहायक नदी है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऊपर एक तो दोनों, ऊपर एक और दो कथन बिल्कुल समान मेल खाते हैं, दूसरा और तीसरा और चौथा गलत है। इसका आंसर क्या होगा? पहला और दूसरा, केवल ऑप्शन एक ठीक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देहांग, लोहित, धनश्री, कलांग, कपिली, ये सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं, और भीमा, तुंगभद्रा, ये सब कृष्णा नदी की सहायक नदी है। इस प्रकार ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, अपवाह प्रतिरूप के संदर्भ में, यानी कि जो अपवाह का प्रतिरूप है उसके संदर्भ में कथन हमसे पूछा है। ग्रेनाइट चट्टानों वाले क्षेत्र में वृक्षाकार प्रतिरूप सर्वाधिक विकास होता है, यानी कि ये कथन सही है। क्यों? जो ग्रेनाइट चट्टान वाले क्षेत्र होते हैं उनमें वृक्षाकार प्रतिरूप का सर्वाधिक विकास होता है, इसलिए कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है तीव्र ढाल वाले क्षेत्र में समानांतर प्रारूप का विकास होता है, ये भी कथन सही है। जहाँ पर तीव्र ढाल होता है तो नदियाँ समानांतर बहती रहती हैं। क्या रहती हैं? समानांतर बहती रहती है, तो इसलिए तीव्र ढाल वाले में समानांतर प्रारूप का विकास होता है। अगला है गुम्बदाकार पर्वत या ज्वालामुखी शंकुओं क्षेत्र में अरीय प्रवाह का विकास होता है। किसका? अरीय प्रवाह का, तो ये भी कथन सही है। याद रहेगा, जो ज्वालामुखी शंकुओं के क्षेत्र में और गुम्बदाकार पर्वत के क्षेत्र में अरीय प्रवाह का विकास होता है। इन पॉइंटों को ऐसे ही याद कर लेना, एक प्रकार से फैक्ट ही जैसे हैं, ये कहते हैं फैक्ट के जैसे ही हैं। तीनों कथन सही हैं, तो उपयुक्त में से 1, 2, तीनों सही होंगे कथन, तीनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? अगला प्रश्न है, भारतीय नदी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हमसे इसमें गलत कथन पूछा हुआ है। दोस्तों ध्यान से पढ़ना, हर कथन को देखना, इसमें से कौन सा गलत है आपको पहचानना है, आपको पहचानना है। पहला कथन है, चेनाब नदी दो नदियों चंद्र और भागा के संगम से बनती है। बिल्कुल सही कथन है। चंद्र और भागा के मिलने से ही, इनका संगम से ही चेनाब नदी बनती है, एकदम सही कथन है। अगला है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कैलाश श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट बोखरचू, क्या आ गया? बोखरचू, और बात हो रही है ब्रह्मपुत्र नदी की। गौर से पढ़ना है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी की बात हो रही है और बोखरचू नामक हिमानी से होता है। आ गया, आप सभी को पता होगा बोखरचू नामक हिमानी से सिंधु नदी निकलती है। कौन सी? सिंधु नदी निकलती है, इसलिए कथन क्या होगा? गलत होगा। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है चेमायुंगडुंग नामक ग्लेशियर से होता है। युंगडुंग नामक ग्लेशियर से होता है। किसका? चेमायुंगडुंग नामक ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है, और बोखरचू ग्लेशियर से सिंधु नदी का होता है, हिमानी से होता है। तथा तिब्बत में इसे सिंगी खब्बाब कहते हैं। तो सिंगी खब्बाब किसे कहते हैं? ये सिंधु नदी को ही कहते हैं। सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खब्बाब कहते हैं, अर्थात शेर का मुंह किसे कहते हैं? सिंधु नदी को। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। गलत ऑप्शन पूछा है तो आंसर तो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे के दो कथन दे रखे हैं, उन्हें भी पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। झेलम नदी का उद्गम कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी के गिरिपद में बेरीनाग के निकट झरने से होता है। किसमें? बेरीनाग के निकट
बैरीनाग के निकट झरने से होता है। कथन इतना तो सही है। अगला कथन देखा है, जम्मू कश्मीर के मुजफ्फराबाद जिले में यह तीव्र से दक्षिण की ओर मुड़ती है, जहां इसकी सहायक नदी किशन गंगा है, इससे जुड़ती है। तब यह 171 किलोमीटर की भारत पाक सीमा बनाती है। अंततः पाकिस्तान में झांग के निकट चेनाब में मिलती है। कथन ये भी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। दोस्तों कथन को ध्यान से पढ़ लेना और इसके बारे में जान लेना। लास्ट कथन है हमारा इसका, ब्राह्मणी नदी राउरकेला के निकट दो नदियों शंख और कोयल के संगम से बनती है। बिल्कुल कथन सही है। जो ब्राह्मणी नदी का उद्गम राउरकेला में शंख और कोयल नदी के मिलने से होता है। ये कथन इस प्रकार सही हो जाएगा। आंसर कौन सा होगा प्रश्न में? आंसर हमारा इसमें से गलत कथन पूछा हुआ है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। ये याद रख लेना, ऑप्शन बी आंसर होगा। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। दोस्तों व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, सिंधु नदी का उद्गम कैलाश श्रेणी की मानसरोवर झील के निकट बोखरचू नामक हिमानी से होता है। तिब्बत में इसे सिंगी खम्बाम अर्थात शेर का मुंह कहा जाता है। याद रखना, सिंगी खम्बाम या शेर का मुंह किसे कहते हैं? सिंधु नदी को कहते हैं। कहाँ कहते हैं? ये कहते हैं तिब्बत में। अगला कथन है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पूर्व में कैलाश श्रेणी के निकट चेमायुंगदांग हिमानी से होता है। मैंने आपको बताया चेमायुंगदांग हिमानी से होता है। अगला कथन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। यानी कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। पहला है, मैंने आपको अभी बताया, मूसी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। याद रखना, मूसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर बसा हुआ है। प्राणहिता ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। किसकी? गोदावरी नदी की सहायक नदी है। और अगला है हमारा कावनी नदी, ये कावेरी नदी की सहायक नदी है। और कैनुला ये ब्रह्मा नदी की सहायक नदी है। कैनुला ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। याद रहेगा, कावनी कावेरी नदी की, मूसी कृष्णा की, कैनुला ब्रह्मपुत्र, प्राणहिता गोदावरी की सहायक नदी है। इस प्रकार ये मिलान हो गया। ऑप्शन इस प्रकार कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी राइट होगा। आपको तो इनकी सहायक नदी है ऐसे देख लेनी है, याद कर लेनी है, इनकी सहायक नदी है, ऐसे करके याद कर लेनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ हमें इसमें भी सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित करना है। कथन है हमारा पहला, नागार्जुन सागर ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर है नागार्जुन। पुलिकट झील, अभी पीछे आपको बताया, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। और स्टैनले झील ये तमिलनाडु में, और ये एक कृत्रिम झील है। ये भी याद रखना, ये एक कृत्रिम झील है। भवानी सागर केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? भवानी सागर केरल में स्थित है। इसमें ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? ऑप्शन बी ठीक होगा। हमारा ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में गंगा से मिलने के लिए रिफ्ट घाटी होते हुए किस पठार में प्रवाहित होती है? किस पठार में प्रवाहित होती है? तो छोटा नागपुर के पठार में प्रवाहित होती है। व्याख्या है, दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से प्रभावित होती है। याद कर लेना, कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार से प्रभावित होती है? तो वो है दामोदर नदी। आपको याद रखना है, दामोदर नदी रिफ्ट घाटी से बहती है। ये भी देख लेना, रिफ्ट घाटी से बहती है दामोदर नदी, छोटा नागपुर पठार से भी बहती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ताजे पानी की झील नहीं है बल्कि लेगून है जिसमें खारा जल होता है? कौन सा? खारा जल होता है। क्या होता है? खारा जल होता है। पहला है लेगून, झील है जिसमें खारा जल होता है। तो इसमें सब में आप सभी को पता है, चिल्का झील खारे जल की झील है, और ये ओडिशा के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? ओडिशा के तट पर। ये खारे झील है और ये ओडिशा के तट पर है। लेगून झील है और चिल्का झील, सही याद रहेगा। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, चिल्का, पेरियार और पुलिकट झील खारे जल के लेगून है। खारे जल की लवणता समुद्री लवणता से कम होती है। याद रहेगा। अगला है इसमें हमारा, अगला कथन इसमें से दे रखा है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गोदावरी नदी के संदर्भ में गलत है? गलत कथन पूछा हुआ है। तो चलिए चारों कथन पढ़ते हुए चलते हैं।
दोस्तों आप कथन को देख लीजिएगा और बताइएगा कौन सा कथन गलत है इसमें से। तो पहली चलिए शुरू करते हैं। कथन है पहला, गोदावरी नदी का उद्गम नासिक में त्र्यंबकेश्वर के पश्चिमी घाट से होता है। कथन एकदम सही है। पिछली बार मैं बता चुका हूँ आपको, नासिक में त्र्यंबकेश्वर में पश्चिमी घाट से होता है। बिल्कुल याद कर लेंगे इसको ऐसे ही। अगला कथन है, इस नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ मंजीरा, हम पीछे देख चुके हैं मंजीरा, प्राणहिता को भी पीछे पढ़ चुके हैं, इंद्रावती को भी पढ़ चुके हैं, और सबरी को नहीं पढ़ा है तो सबरी भी याद कर लेना, इसकी सहायक नदी है। ये भी कथन सही है। अगला है, प्राणहिता वर्धा पैनगंगा वैनगंगा के संगम से बनती है। ये भी कथन एकदम सही है इसका। प्राणहिता और वर्धा और पैनगंगा और वैनगंगा के संगम से ही गोदावरी नदी बनती है। अगला है, यह केवल महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश ओडिशा राज्यों से होते हुए प्रवाहित होती है। ये कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? ये केवल महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश और ओडिशा से होकर नहीं बहती। ओडिशा में ये नहीं बहती। ओडिशा की जगह याद रख लेना छत्तीसगढ़ से बहती है। ये मुख्यतः 4 राज्यों से होकर बहती है। उसमें राज्य कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है। पहले महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर आंध्र प्रदेश राज्यों से प्रभावित होती है। याद कर लेना। ऑप्शन कौन सा राइट होगा इसमें? डी ऑप्शन आंसर होगा। गलत कथन पूछा हुआ है, ऑप्शन डी हमारा गलत है। ऑप्शन डी क्या है? गलत है। अगला प्रश्न हमारा, जलप्रपात और उनकी टिप्पणी दे रखी है। जलप्रपात और टिप्पणी दे रखी है और पूछा, और इनके ये मिलान हमसे पूछे हुए हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से इसमें सही होगा। पहला है दूध सागर। आप सभी ने कई बार पढ़ा होगा। दूध सागर गोवा में स्थित है, मांडवी नदी पर स्थित है। दूध सागर गोवा मांडवी नदी पर। तो गोवा ऑप्शन 4 में दे रखा है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा इसमें। और अगर डुडुमा जलप्रपात, डुडुमा जलप्रपात ये दक्षिण भारत में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत में स्थित है डुडुमा। ये दक्षिण भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक है। इसके पानी से आंध्र प्रदेश और ओडिशा की सीमा के बीच मंचकुड नामक बड़ी जल विद्युत परियोजना चल रही है। तो इसमें ये हो जाएगा। अगला है गोकाक। गोकाक कहाँ स्थित है? अगला है गोकाक। गोकाक कहाँ स्थित है? तो गोकाक स्थित है कर्नाटक के बेलग्राम जिले में, घाट प्रभा नदी पर। याद रख लेना, गोकाक ये घाट प्रभा नदी पर है। जोग जलप्रपात ये तो सभी को पता है, शरावती नदी पर स्थित है। सभी ने देखा है इसे, तो सॉरी देखा नहीं है, पढ़ा है सबने। ये शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में स्थित है। इसके ये मिलान हो गए। दोस्तों इनको आप एक बार फिर पढ़िएगा और इन्हें याद करने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। मिलान देख लेते हैं। ए पर 4 दे रखा है, ए पर 4 बी ऑप्शन में दे रखा है, और बी पर 1, बी पर 1 ये ऑप्शन बी में दे रखा है, तो ऑप्शन बी राइट होगा। दोस्तों इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, चित्रकूट जलप्रपात को भारत का न्यागरा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये तो सभी को पता होगा, ये छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर स्थित है। न्यागरा वाटरफॉल या चित्रकूट जलप्रपात, जिसे ही चित्रकूट जलप्रपात कहते हैं, इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ में स्थित है। याद रहेगा, एकदम याद रहेगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित चित्रकूट जलप्रपात को भारत का न्यागरा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है। ये भी याद करना, न्यागरा जलप्रपात इंद्रावती चित्रकूट जलप्रपात को ही कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मानसी गंगा झील जहाँ राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम संचालित हो रहा है, किस राज्य में स्थित है? तो मानसी गंगा यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। दोस्तों इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में देख लेते हैं क्या दे रखा है। मानसी गंगा झील उत्तर प्रदेश के गोवर्धन क्षेत्र में स्थित धार्मिक महत्व की झील है, किंतु यह झील प्रदूषण का शिकार हो गई है। किसका शिकार हो गई? प्रदूषण का शिकार हो गई है। अगला प्रश्न आ गया हमारा, नदी दे रखी है और सहायक नदी है, और पूछा है सुमेलित हमसे। नदी दे रखी है और हमसे क्या दे रखा है? इसमें सुमेलित दे रखी है। घाघरा नदी की सहायक नदी है राप्ती। सही है, एकदम सही है। राप्ती नदी गोरखपुर से होकर बहती है। राप्ती नदी के किनारे ही गोरखपुर स्थित है, याद रहेगा। कोसी नदी की सहायक नदी अरुण है। सोन नदी की सहायक नदी रेहंद है, और दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर नदी है। दोस्तों एक पॉइंट यहाँ पर मैं आपको लिखवा देता हूँ। अगर आ जाए बराक नदी,
कौन सी नदी है? बराक नदी। अगर आपको बराक नदी का पता चलता है तो ये त्रिपुरा में स्थित है। बराक नदी त्रिपुरा में स्थित है, ये याद रखना बिल्कुल। बराकर नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है और बराक नदी त्रिपुरा में बहती है, ये त्रिपुरा की नदी है। और वो बराक है और ये बराकर है, ये दामोदर नदी की सहायक नदी है, वो त्रिपुरा की है। याद रहेगा बिल्कुल पॉइंट। इसमें चारों आपस में सुमेलित हैं, तो ऑप्शन इस प्रकार हमारा डी आंसर राइट होगा। याद रहे ना, बराक नदी त्रिपुरा की नदी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, घाघरा नदी का उद्गम स्रोत चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है। बिल्कुल कथन गलत है दोस्तों। अभी आपको बताया चेमायुंगडुंग ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम है। चेमायुंगडुंग ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम है। इसका उद्गम कहाँ होता है? इसका उद्गम होता है मेप्चा-चुंगो। इसका उद्गम होता है मेप्चा-चुंगो। इसका उद्गम होता है मेप्चा-चुंगो में होता है। इसका उद्गम मेप्चा-चुंगो में होता है घाघरा। पहला कथन गलत है। दूसरा है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में मेप्चा-चुंग ग्लेशियर से होता है। ये भी गलत हो जाएगा। इसका उद्गम ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम ये होता है चेमायुंगडुंग से होता है। दोनों कथन गलत हो जाएंगे। आंसर इसमें सही कथन पूछा हुआ है। सही कथन क्या होगा? ना तो एक ना ही दो, ना तो एक ना ही दो। व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। व्याख्या में क्या है? घाघरा नदी का उद्गम मेप्चा-चुंगो हिमानी है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से है। किससे हुआ है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। तो इस प्रकार ये आंसर हमारा क्या होगा? ना तो एक और ना ही दो। दोस्तों आपको एक पता में याद कर लेना एक बार में ही, घाघरा नदी का उद्गम मेप्चा-चुंगो, घाघरा नदी का उद्गम मेप्चा-चुंगो, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम ये होता है तिब्बत में चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से, मानसरोवर झील के पास। याद रहेगा। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नदियों के अपवाह प्रतिरूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और हमसे पूछा है सही कथन कौन सा है। पहला कथन है, थार मरुस्थल की नदियां अपकेंद्रीय अपवाह का स्वरूप उदाहरण है। दोस्तों अगर आपने इस टॉपिक को पढ़ा है तो आपको पता होगा, थार मरुस्थल की नदियां अपकेंद्रीय नहीं अभिकेंद्रीय किसकी है? अभिकेंद्रीय अपवाह स्वरूप है, ना कि अपकेंद्रीय। याद रहेगा बिल्कुल। अपकेंद्रीय आ जाए तो गलत हो जाएगा, अभिकेंद्रीय आ जाए तो कथन सही हो जाएगा। दोबारा पढ़ते हैं, थार मरुस्थल की नदियां अभिकेंद्रीय अपवाह स्वरूप का उदाहरण है, तब सही होगा। अगला कथन है, अभिकेंद्रीय अपवाह स्वरूप प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र की विशेषता है। अभिकेंद्रीय अपवाह स्वरूप प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता है। कथन ये भी गलत हो जाएगा। अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप ये प्रायद्वीपीय पठार की नहीं, अभी आपको बताया किसका है? थार मरुस्थल का है। और ये प्रायद्वीपीय पठार की बात करें, प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता अपकेंद्रीय है। इसकी क्या हो जाएगी? इसकी हो जाएगी अपकेंद्रीय। इसकी क्या होगी? अपकेंद्रीय। इसकी अपकेंद्रीय हो जाएगी। प्रायद्वीपीय पठार इसकी क्या होगी? अपकेंद्रीय। और थार मरुस्थल की अभिकेंद्रीय। याद रहेगा, अभिकेंद्रीय अपवाह नहीं है इसकी। कथन पढ़ते हैं दोबारा, अभिकेंद्रीय अपवाह स्वरूप प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता है। कथन गलत होगा। प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता क्या है? अपकेंद्रीय है। अगला है, वृक्षाकार अपवाह स्वरूप हिमालयी नदियों की प्रमुख विशेषता है। ये वाला कथन हमारा सही है। जो हिमालय की नदियाँ निकलती हैं वो अपर्दन ज़्यादा करती हैं और वो वृक्षारूप में बहती हैं। कथन हमारा 3 एकदम सही है। इसमें केवल 3 ऑप्शन सही है, केवल 3 सही है। व्याख्या पढ़ लेते हैं अगर आपको ऊपर कन्फ्यूज हो तो, कि थार मरुस्थल की नदियाँ अभिकेंद्रीय अपवाह स्वरूप का उदाहरण है, जबकि अपकेंद्रीय अपवाह स्वरूप प्रायद्वीपीय पठार का उदाहरण है। कौन सी? अपकेंद्रीय। और अभिकेंद्रीय थार की है। अभिकेंद्रीय थार की है। बिल्कुल याद कर लेना, थार मरुस्थल की नदियाँ अभिकेंद्रीय, पठारी नदियाँ प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ अपकेंद्रीय हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शेर दूधी शक्कर तवा बरना। शेर दूधी तवा शक्कर बरना, शेर दूधी शक्कर तवा बरना आदि किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो ये सबको पता है किस नदी की सहायक नदियाँ हैं।
ये सब नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ हैं। किसकी हैं? नर्मदा नदी की हैं। नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ हैं। इसमें से नर्मदा ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं आंसर होगा। शेर, दूधी, शक्कर, तवा, बरना। शेर, दूधी, शक्कर, तवा, बरना नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ये देख लेना ऑप्शन में, शेर, दूधी, शक्कर, तवा, बरना आदि नर्मदा नदी की सहायक नदी हैं। दोस्तों इन्हें याद कर लेना ऐसे ही नदियों को, तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पेपर में ज़्यादातर ये भी नदियाँ पूछी जा सकती हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा, फिर ये हमें सुमेलित नहीं है। इसमें से किसमें पूछा है? सुमेलित नहीं है। कौन सा ऑप्शन इसमें सुमेलित नहीं है? पहला है कावेरी नदी की सहायक नदी क्या है? हैरांगी नदी इसकी सहायक नदी है, एकदम सही है। कृष्णा नदी की सहायक नदी मूसी नदी है, मैंने आपको पीछे बताया था। और अगली है गोदावरी नदी की सहायक नदी प्राणहिताय, बैनगंगा, पैनगंगा और प्रवरा आदि और सबरी, ये इसकी सहायक नदी है। महानदी की सहायक नदी पुनपुन नदी नहीं है। पुनपुन नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की सहायक नदी है। किसकी है? गंगा नदी की सहायक नदी है। महानदी की सहायक नदियाँ हैं शिवनाथ, हसदेव व ओंग। याद रहेगा। व्याख्या एक बार अपने आप से फिर पढ़ लेते हैं। पुनपुन नदी गंगा की सहायक नदी है। महानदी की सहायक नदियाँ शिवनाथ, हसदेव व ओंग हैं। याद रहेगा पॉइंट। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है बराक नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। बराक नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कथन क्या है? ये गलत होगा। क्या होगा? कथन क्या है? गलत होगा। क्यों गलत होगा? जो बराक नदी है, मैंने आपको बताया त्रिपुरा में बहती है, और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं, ये मेघना की सहायक नदी है। किसकी है? मेघना नदी की सहायक नदी है, इसलिए गलत होगा। अगला है मणिपुर के पूर्वी भाग में बहने वाली नदियां भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी का तंत्र में सम्मिलित है। कथन ये भी क्या होगा? गलत होगा। ये बांग्लादेश की ओर बहती है। ये बांग्लादेश की ओर बहती है, इसलिए ये क्या होगा? गलत होगा। ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। इसमें सही कथन पूछा हुआ है, दोनों कथन गलत है, ना तो फर्स्ट और ना ही दो, ये कथन क्या है? बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन ये राइट होगा। दोस्तों इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। ऊपर खिचड़ी सी पक गई, इसमें आपको समझ में नहीं आया होगा। बराक नदी मेघना नदी की सहायक नदी है। मणिपुर के पूर्वी भाग में बहने वाली नदियाँ चिंदबिन नदी की सहायक नदियाँ हैं, जो म्यांमार में बहती हैं। कहाँ बहती हैं? म्यांमार में बहती हैं। ये चिंदबिन नदी म्यांमार में बहती है, इसलिए ब्रह्मपुत्र की ये भाग नहीं है। दोनों कथन इसलिए गलत होंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी कि गलत कथन पूछा हुआ है फिर से। पहला कथन है एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। बिल्कुल सही है। पिछले भी प्रश्नों में हम देख चुके हैं नदी द्रोणी और अपवाह द्रोणी, जल संभरण और नदी द्रोणी को देख चुके हैं पिछली क्लासों में। अगला, एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक कहते हैं। ये भी कथन सही है, इसे भी हम पीछे पढ़ चुके हैं दोस्तों। अगला है बड़ी नदियों के अपवाहित क्षेत्र को जल संभरण कहते हैं। मैंने आपको पीछे वही बताया था कि बड़ी नदियों के अपवाहित क्षेत्र को जल संभरण नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? नदी द्रोणी कहते हैं। क्या कहते हैं? नदी द्रोणी कहते हैं। नदी द्रोणी कहते हैं, ना कि जल संवरण। जल संवरण कहते हैं छोटी नदियों के व नालों के अपवाह तंत्र को, छोटी नदियों व नालों के अपवाह तंत्र को। इसलिए ये कथन क्या होगा? गलत होगा। अगला, नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है जबकि जल संवरण का आकार छोटा होता है। बिल्कुल सही है। अभी बताया छोटी नदी और नाला बहेंगे तो उनका आकार क्या होगा? छोटा होगा। ये कथन सही है। 3 कथन सही है। ऑप्शन इसमें सी गलत है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसमें आंसर होगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आंसर होगा इसमें। दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में एक ही पॉइंट है, छोटी नदियां व नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संवरण कहते हैं। जल संवरण कहते हैं, याद रहेगा। बड़े नदियों और बड़े अपवाहित क्षेत्र को क्या कहते हैं? नदी द्रोणी कहते हैं। छोटे जल को जल संवरण कहते हैं। अगला कथन है कृष्णा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृष्णा नदी के संदर्भ में कौन कौन से कथन इसमें से सही है वो कथन हमसे पूछे। तुंगभद्रा, पहला कथन है तुंगभद्रा इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है, जबकि भीमा इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे लंबी तुंगभद्रा और सबसे छोटी वो सबसे बड़ी भीमा है। तो ये कथन क्या है? गलत है।
कृष्णा नदी महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है, महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। इसकी व्याख्या में देख लेंगे इसकी कौन सी बड़ी नदी है, कौन सी छोटी है। दूसरा कथन पढ़ते हैं, कृष्णा नदी के तट पर स्थित सर्वाधिक बड़ा शहर विजयवाड़ा है। यह कथन सही है। अगला, इसका बेसिन 4 राज्यों में विस्तृत है। ये भी कथन बिल्कुल सही है, ये 4 राज्यों से होकर बहती है। दोस्तों नीचे के 2 कथन बिल्कुल सही हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? केवल 2 और 3 आंसर होगा। दोस्तों व्याख्या पढ़ लेते हैं और थोड़ा इसके भी बारे में हम जान लेते हैं। पहला कथन है, कृष्णा नदी महाराष्ट्र के सतारा जिले के महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। यह 4 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। भीमा, डिंडी, मूसी, मुनेरू आदि नदियां इसमें बाएं से मिलती हैं, जबकि तुंगभद्रा, मालप्रभा, बीड़ा, कोयना, पंचगंगा आदि नदियों इनमें से दाहिनी ओर से आकर मिलती हैं। इसकी लंबाई लगभग 1300 किलोमीटर है। तुंगभद्रा इसकी सबसे बड़ी सहायक है, जबकि भीमा इसकी सबसे लंबी नदी है। यानी कि इनका ये उल्टा है, इनका ये क्या है? उल्टा है। भीमा सबसे लंबी है, भीमा सबसे लंबी है, और तुंगभद्रा क्या है? इसमें तुंगभद्रा सबसे चौड़ी है। क्या है? सबसे बड़ी है। याद रहेगा, याद रहेगा। दोस्तों ये क्लास यहीं तक रखते हैं। 89वें प्रश्न में कल हम करेंगे 90वें प्रश्न, शुरुआत करेंगे अगली क्लास की। अगली क्लास की शुरुआत 90 नंबर में प्रश्न से करेंगे। ये क्लास यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में अगले प्रश्न के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।